गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। प्लस इसमें होंगे मैथ के क्वेश्चंस, तो बने रहिए हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन है आपका, बाल अपराध के जिम्मेदार शैक्षिक कारणों में से निम्न में से कौन सा नहीं। ये पहले तो ये याद रख लें, बाल अपराध पूछ रहा है। दूसरा, उसके अंदर भी कौन से पूछा है, शैक्षिक कारण पूछ रहा है। कई तरीके के कारण होते हैं, उसमें से कौन सा नहीं। तो देखो, अध्यापक होगा, मूल्यांकन होगा, विद्यालय होगा, मगर खराब संगत ये सामाजिक कारण है। आंसर क्या आ गया इसका, सी। आंसर क्या आ गया, सी। नेक्स्ट, निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम किया गया किसके द्वारा, भारत की संसद के द्वारा। ठीक है, आरटीई की बात कर रहा है 2009, जो लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। 135वां कंट्री बना था अपना इंडिया इसे लागू करने वाला। 7 अध्याय 38 धाराएं इसके अंदर। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005। एनसीएफ किस पे जोर देता है, शांति शिक्षा पे जोर देता है, शांति शिक्षा। ठीक है, पहले तो ये याद रख लेना। ठीक है, और तो सत्य कथन बताना है इसमें कि सत्य कथन कौन सा है। तो खेल और इन सबको शामिल किया जाए, सर्वांगीण विकास, सही बात है, ये भी सही बात है और ये भी सही बात है। ये 5 चीज़ों पे जोर देता है, FEARD। एफ से हो गया क्या, डी से हो गया पहले तो डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट। आर से हो गया क्या, रिमूव रोट लर्निंग। ए से हो गया ऑलराउंड डेवलपमेंट। ई से हो गया इवेल्यूएशन। ठीक है, और एफ से क्या हो गया, फियरलेस। इस तरीके से थोड़ा सा याद रख लो। आंसर क्या है इसका, डी। अच्छा, सबसे पहली बार एनसीएफ आया था 1975 में, फिर आया था 88 में, फिर आया था सन 2000 में, ये आया 2005 में। ये किस पे आधारित है, रविन्द्रनाथ टैगोर के जो एक निबंध है सभ्यता इन प्रगति, उस पर आधारित है। इसमें कितने फोकस पॉइंट थे, 21। ठीक है, गीता बुक्कल एक समिति है, वो इसी से रिलेटेड है, पूछा जाता है डायरेक्ट। ठीक है, ये याद रखना। एनसीएफ 2005 में एक फैक्ट कहा गया था, उसे आप लिखेंगे कॉपी में कि 25, ये लिखने लायक बता रहा हूँ, 25 से 40% जो क्वेश्चन होंगे ना, वो आपके शॉर्ट आंसर टाइप होंगे। कैसे होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप। इस पॉइंट को लिखेंगे आप। आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट, सतत और व्यापक मूल्यांकन, सीसीई की बात किसने करी थी, एनसीएफ भी करता है। एनसीएफ नहीं, सीसीई की बात, सीसीई लेके कौन आया था, स्क्रीमेन लेके आया था। सबसे पहले तो स्क्रीमेन ने दिया ये कॉन्सेप्ट, ये याद रखो। सीसीई चालू कब से हुआ है, 2009। ठीक है, याद रखना। तो बोर्ड परीक्षाओं की आवश्यकताओं पर, या तो ये पता है किस पे देता है, अवलोकन, रिकॉर्ड और सुधार पे देता है। आंसर होगा सी। अच्छा, सीसी में पता है किस चीज़ को और फोकस किया जाता है, किस तरीके का वो हो, मूल्यांकन हो, किस पे, वेस्ट हो, बताओ। तो ये 2 चीज़ें होती हैं, एक तो आपकी रिकॉर्ड रखने के लिए, ठीक है, एक तो छोड़ दो, मेरी मिस हो रहा है दिमाग से। आंसर इसका सी याद रखो बस। नेक्स्ट, परिपक्वता शब्द सर्वप्रथम किसने दिया, बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, याद रखना, गैसेल ने दिया। ठीक है, वुडबर्थ, इन्होंने बताया था हम लोग वातावरण और वंशानुक्रम का गुणनफल है। ठीक है, ये याद रखना। वुडबर्थ ने ही प्रश्नावली विधि दी है, ये भी याद रखना। वॉटसन ने क्या दिया है, व्यवहारवाद दिया है, व्यवहारवाद। और ये क्या है, भय दर्शन विधि के जनक। एक चीज़ नई आप लिखना चाहना, आज पहली बार बता रहा हूँ, भय को इन्होंने मूलभूत संवेग माना है। मूलभूत संवेग क्या माना है वाटसन ने, भय। ठीक है, स्किनर की किताब बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चैनिंग शेपिंग, इन्हीं के कॉन्सेप्ट हैं। प्रोग्राम लर्निंग और इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, ये भी है। आंसर है इसका ए। नेक्स्ट, देखो, रेसिप्रोकल इंटरवीन, पारस्परिक अंतःक्रिया शब्द किसने सबसे पहली बार प्रयोग किया, तो देखो ये किया था गेसेल ने। अब देखो, एक है ये तो रेसिप्रोकल इंटरव्यू, एक है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, ये दिया था जॉन ड्यूवी ने। याद रखना, सारे बता रहा हूँ एक साथ। एक है रेसिप्रोकल टीचिंग, ये किसने बताया था, ये बताया था बायकोत्स्की ने, ये भी याद रखना। ठीक है, और बायकोत्स्की किससे रिलेटेड, ZPD का कॉन्सेप्ट भी दिया था। ठीक है, रेसिप्रोकल टीचिंग में क्वेश्चनिंग, क्लैरिफाइंग, समराइजिंग, प्रेडिक्टिंग, 4 स्टेप बताए थे इन्होंने 3 स्पीच बताई हैं। इनर स्पीच सबसे पहले आती है, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, फिर इनर स्पीच, 3 स्पीच हैं। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या है इसका, ए। नेक्स्ट, देखो, परिपक्वता का एक उदाहरण, जब बालक सीखता है तो चलना। अब देखो, आप कहोगे सर ये भी तो हो सकते हैं। देखो, बच्चा परिपक्वता होने के बाद मतलब चलना, चलना हर कोई सीखेगा, ये करना हर कोई नहीं सीखेगा। आंसर है इसका डी। नेक्स्ट, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहता है, किशोरावस्था। आंसर है ए। ठीक है, अच्छा देखो, पूर्व बाल्यावस्था दे रखा है, उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था है खिलौनों की आयु, ठीक है, खिलौनों की आयु, और उत्तर बाल्यावस्था क्या है, खेलने की आयु। और इसे ही क्या कहते हैं, गंदी अवस्था, कपड़े गंदे करके लाता है ना, इसी अवस्था में, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए।
और इसी में क्या होता है 44% विकास हो जाता है मांसपेशियों का, ठीक है, भार हो जाता है 44% भार शरीर का मांसपेशियों के बराबर होता है, ठीक है, ये याद रखना। और याद रख सकते हो क्या, कुछ नहीं। नेक्स्ट, अब देखो इसमें से कौन सी परिपक्वता को अधिगम से अलग कौन करता है। तो देखो परिपक्वता क्या है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, आप चाहे अधिगम करो चाहे मत करो, परिपक्वता तो हो गई, परिपक्व तो हो गई धीमे धीमे। आंसर है ए। नेक्स्ट, यौन परिपक्वता के महत्वपूर्ण हाथ हैं, गलत क्या लिखा है इसमें, यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण किसका हाथ है, ये कह रहा है, तो पीयूष ग्रंथि का होता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। इसे ही क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड, सबसे छोटी ग्रंथि होती है, मटर के दाने के बराबर, कहाँ पे होती है, अपने माइंड में होती है, इतना सब याद रखना। आंसर है इसका ए, ठीक है। नेक्स्ट, PSRN, PSRN का मतलब है प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, न्यूमेरिकेसी, समस्या सरल, तार्किकता, अंकित क्षमता। आंसर है ए। नेक्स्ट, देखो चिंतन अनिवार्य, चिंतन कहाँ पे होगा, चिंतन तो संज्ञान में होगा ना, याद रखना। अच्छा संज्ञान से याद रखना, जैसे कि ब्लूम ने दिया था बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत, तो उसने 3 तरीके से बांटा था शैक्षिक उद्देश्यों को। पहला बांटा था ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ये ज्ञानात्मक है, पहले मैं आज से पहले सोचता था ये संज्ञानात्मक बोला होगा, मगर इसने ये ज्ञानात्मक बोला, ये याद रखना। मेरा आज गलत हो गया क्वेश्चन, ठीक है, तो मेरे को बड़ा ही मतलब देख के ना चौंक गया कि मैं तो सोचता संज्ञानात्मक भी हो सकता है, मगर मैं ना इंग्लिश में देखता था कॉग्निटिव, तो इसीलिए मतलब आज तक गलत नहीं हुआ, आज हिंदी में किया इसलिए गलत हो गया। आंसर है ए, ए याद रखना। चिंतन कहाँ होता है, संज्ञान में होगा। नेक्स्ट, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, ये क्या है, अपसारी चिंतन है, ठीक है। और अपसारी चिंतन कौन करते हैं, सृजनशील वालों। सृजनशील बच्चा मतलब कौन, क्रिएटिव। क्रिएटिविटी की 4 स्टेज है, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन, ठीक है, याद रखना। अब देखो अभिसारी चिंतन सबसे ज़्यादा कौन करते हैं, प्रतिभाशाली, ठीक है, ये याद रख लेना। और अभिसारी चिंतन से रिलेटेड क्या है, बुद्धि। बुद्धि में कैसा चिंतन होता है, अभिसारी, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना, ब्लैक बॉक्स थ्योरी, ये किससे रिलेटेड है, व्यवहारवाद से रिलेटेड है, ठीक है। आंसर है इसका सी। नेक्स्ट, चिंतनशील सोच की चर्चा, वही रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, जॉन ड्यूबी ने की। इनके शिष्य कौन है, किलपैट्रिक, ठीक है, याद रखना। और इन्होंने क्या दिया बताओ, इन्होंने दिए प्रयोजना विधि। इसके बताएं 6 स्टेप मेन, अगर आपसे पूछ ले कि स्टेप कितने हैं तो 6, और मुख्य पूछ ले तो 4, ऐसे याद रखो। किलपैट्रिक ने क्या दिया, इन्होंने दिया, इन्होंने जो स्टेप दिए उसके स्टेप दिए इन्होंने 6 और मुख्य स्टेप हैं 4, ठीक है। प्रयोजना विधि दी है ना, प्रयोजना लिख लो, ठीक है। रोस ने क्या किया, वातावरण वे शक्ति जो हमें प्रभावित करती हैं, ठीक है, तो ये बताया रोस ने। ड्रेवर, ड्रेवर किससे रिलेटेड है, इन्होंने कल्पना को बताया, दो भेद बताए कल्पना के, कितने, 2, याद रखना। आंसर है ए। नेक्स्ट, अब देखो मानसिक प्रस्थान, कल्पना को मानसिक प्रस्थान किसने कहा है, वुडवर्थ ने कहा है, याद रख लेना डायरेक्ट। स्किनर से एक चीज़ याद रखना, इन्होंने जो दिया था क्या, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, ठीक है, प्रस्तावना, शिक्षण, अभ्यास, प्रशिक्षण, ये 4 स्टेप बताएं उसमें, ये चारों नाम चारों लिख लेना, ठीक है। प्रोग्राम लर्निंग कब दी थी इन्होंने, 1960 में। इंडिया में कब चालू हुई, 1963 में। और बस इतना याद रखो। आंसर क्या है इसका, ए। नेक्स्ट, किस कल्पना का प्रयोग दैनिक कार्यों में किया जाता है। देखो दैनिक क्या करते हो आप, आदान प्रदान करते हो ना, कुछ लेते हो किसी से, कुछ किसी को देते हो, तो आंसर है डी। देखो एक होता है रचनात्मक, एक होता है सृजनात्मक कल्पना। रचनात्मक में होगा जैसे डैम का निर्माण, घर का निर्माण, ठीक है, भौतिक चीज़ों का निर्माण रचनात्मक। सृजनात्मक जैसे कविता करना, कहानी, इस तरीके से, ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। नेक्स्ट, मैकडूगल के अनुसार किस कल्पना को किसी भौतिक वस्तु की, भौतिक के लिए ऊपर ही बता रहा था ना, भौतिक के लिए क्या, रचना, और मतलब काल्पनिक के लिए क्या, सृजना। आंसर है इसमें सी। मैकडूगल ने कल्पना को 2 तरीके से बताया है, ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, शिक्षा किस सूची का विषय, शिक्षा किसका है, समवर्ती सूची का विषय। आंसर है सी। नेक्स्ट, अब देखो 2009 के अंतर्गत क्या लागू नहीं होता, 14 से 18 वर्ष के बच्चों की शिक्षा, मगर जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है ना, NPE 2020, उसमें ये है 18 वर्ष तक के लिए, 6 से 18, मगर इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, RT 2009 के अकॉर्डिंग आंसर होगा सी। अच्छा, इसके हेड कौन थे नई शिक्षा नीति के, कस्तूरी रंगन समिति कहते हैं इसे, ये भी याद रखना। सबसे पहले किसने लागू किया, कर्नाटक, दूसरे नंबर पर कौन है, मध्य प्रदेश, ठीक है, 2 चीज़ ये याद रखना। आंसर है इसका सी। नेक्स्ट, यूनेस्को की 21वीं सदी के लिए शिक्षा संबंधी रिपोर्ट का शीर्षक क्या था, इसका था लर्निंग टू ट्रेजर विद इन। आंसर है डी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, लिख लेना। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक अपने संस्थान की स्थापना
कर सकते हैं, तो ये है 30। कौन सा 30? अच्छा, किसी को भी धर्म और भाषा के आधार पर रोका नहीं जाएगा शिक्षा लेने से, तो ये कहता है 29। और 28 क्या कहता है कि किसी को भी ना धार्मिक शिक्षा के लिए वित्त नहीं दिया जाएगा, ये 28 में। ये तीनों याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के विद्यालय की प्रबंध समितियों माता पिता, ये कह रहा है एसएमसी। एसएमसी किस में बताओ? आर्टिकल किस में? 21 में। ठीक है, याद रखो पहले तो। अब इसके अंतर्गत कितने इसमें होने चाहिए? इसमें 16 मेंबर होने चाहिए। हेड कौन होता है इसका? अभिभावक। कितने परसेंट होते हैं अभिभावक इसमें? 75%। 50% उसमें लेडीज़ होती हैं। ठीक है, याद रखना। 75% क्या होगा? 75%। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना कि अमावस्या के दिन होती है इनकी बैठक। कब होती है? अमावस्या के दिन। ये भी इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, कितना अच्छा फैक्ट है। 16 अभिभावक होने चाहिए, 75% और 50% महिला। हेड होगा इनका कौन? अभिभावक। इतना सब याद रखना। नेक्स्ट, अब देखो RTE 2009 के इसमें से कौन सा कैपिटेशन शुल्क? कैपिटेशन शुल्क मतलब समझते हो? अगर आपने विद्यालय में प्रवेश के टाइम पे शुल्क ले लिया तो धारा 13 कहती है क्या कि आपको 10 गुना ज़्यादा दंड लगेगा। धारा 13 में लिखा हुआ है। ठीक है, और धारा 14 क्या कहती है? अगर आपके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है, जैसे कि उम्र क्या है, तो भी आपको प्रवेश दिया जाएगा। धारा 16 क्या कहती है? आपको फेल नहीं किया जाएगा। धारा 17 क्या कहती है? आपकी पिटाई नहीं की जाएगी। नेक्स्ट, एक शिक्षक गद्य पढ़ाते समय उसे रोचक बनाने के लिए कक्षा कक्ष में कहानी, चुटकुले, मुहावरे ये सब सुनाता है, तो वह निम्न में से किसका प्रयोग कर रहा है? तो वो शाब्दिक उदाहरण दे रहा है। आंसर है डी। नेक्स्ट, भाषा विकास के क्रम में बालक शिशु निम्न में से कौन सा सबसे पहले प्रयोग करता है? तो विधानात्मक। सबसे पहले विधान, फिर नकारात्मक, फिर प्रश्नवाचक, फिर आज्ञार्थक। आंसर है ए। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा भाषाई कौशल अन्य तीनों के मूल आता है? तो सबसे पहले क्या आता है? सोबोपली तो आता है। सोबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ए, श्रवण। नेक्स्ट, देखो 5वीं बोर्ड की परीक्षाओं का वास्तविक नाम क्या है? 5वीं बोर्ड की परीक्षाओं का नाम है प्रारंभिक शिक्षा अधिकार, प्रारंभिक शिक्षा अधिगम स्तर आकलन। ठीक है, और जो 8वीं है ना, 8वीं के बोर्ड का नाम है प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता। यहाँ पूर्ण हो जाती है ना शिक्षा, ऐसे याद रखो। यहाँ अधिगम स्तर का आकलन। आंसर है इसका ए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखना। नेक्स्ट, एक शिक्षक, अब एक चीज़ और याद है, 1 से 4 तक ना, फर्स्ट से लेकर 4th क्लास तक 3 सब्मिटिव असेसमेंट होते हैं, और 5th क्लास में 2 सब्मिटिव असेसमेंट होते हैं। ये याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक शिक्षक नाटक संवादों के अनुसार स्वयं अभिनय करते हुए पढ़ा रहा है, तो क्या कर रहा है बताओ? तो वो देखो, शिक्षक जो भी करता है ना, वो आदर्श होता है, आदर्श नाट्य विधि। आंसर है बी। देखो, व्याख्या विधि को ही विकसित रूप क्या है? व्यास विधि। ये भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखो, एक संख्या को 10% बढ़ाया जाता है। 10% क्या होगा? 10 से 11। फिर 25% बढ़ाया जाता है। 20% क्या होगा? 20 पंजे 100, 5 से 6, तो द्वितीय 6, तो पंजे 10, तो क्या होगा? पचम 25 से 33 हो गई। 25 पे कितनी बढ़ गई? 25 सौ 5 30 और 8 बढ़ गई, गुणा 100, तो कितनी बढ़ गई? 25 चौका 100, 8 चौक 32% बढ़ गई। आंसर है सी। नेक्स्ट, देखो, एक किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ाया, फिर 20% कम, कभी एक भी चीज़ को उतना ही बढ़ाया फिर कम किया, तो हमेशा इन दोनों का गुणा करना। कितना आ गया? 400 बटे 100 करना। 100 हमेशा आएगा, इन दोनों का गुणा करना बटे 100 करना। कितना है? 4, और ये हमेशा नेगेटिव में आता है, तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा 4%। आंसर होगा बी। हमेशा इन दोनों का गुणा करके 100 से भाग लगा देना और नेगेटिव में लिख देना, एक बार बढ़ रहा हो एक बार कम हो रहा हो, तो ये इसकी ट्रिक है। नेक्स्ट, अब देखो, गेहूं का मूल्य ना 20% की कमी आई है, तो 320 रुपये में 5 किलो ज़्यादा खरीद सकता है, तो 20% की कमी क्या हुई? 20 पंजे 100, 5 से 4 का हो गया, ये क्या हो गया? मूल्य। तो खपत क्या हो जाएगी? उल्टी, 4 से 5, तो ये क्या कह रहा है? 5 किलो अधिक खरीद सकता है, तो यहाँ कितना खरीदते हैं? 4 से 5 में 1 किलो, 1 बराबर 5 के, तो ये कितना हो जाएगा? 20, ये 20 के बराबर हो जाएगा खपत, ये किसके? 30 के। तो ये पूछ रहा है कि आरंभिक मूल्य प्रति किलो कितना था? 300 रुपये में कितना आएगा? 320 में, तो 320 में 20 से भाग दे दो, तो कितना आ जाएगा? 16। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, अब देखो, इसी तरीके से 25% की कमी हुई, 25 चौका 100, 4 से 3, ठीक है, तो खपत क्या हो जाएगी? 3 से 4। यहाँ कह रहा है 2 किलोग्राम चावल अधिक आते हैं, यहाँ 1 किलोग्राम आ रहे हैं, 3 से 4 ही तो आ रहे हैं, तो 1 बराबर 2 के, तो 3 बराबर 6 के, 4 बराबर 8 के। तो चावल का बताना कमी के बाद, मतलब ये मूल्य बताना कितना हो गया, तो आप लोग बताना इसका आंसर क्या निकाल के दोगे। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, किसी गरीब के चेहरे पे एक स्माइल लाने की कोशिश कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।